हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीति शास्त्र के अंदर तो हमारे जो चाइनीज दार्शनिक है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। एक तो हमारे कन्फ्यूशियस है और दूसरे हमारे दार्शनिक है लाओ त्से। तो दोनों के बारे में आज इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। पहले हमारे कौन, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस हमारे चीन के एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनकी शिक्षाओं की बात करें तो उनकी शिक्षाओं ने चीनी समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला था। बात करें उनकी तो उनका जो नीति शास्त्र है मतलब नैतिक दर्शन व्यक्तिगत सदाचार और सामाजिक सद्भाव और सुशासन पर केंद्रित था। हमारे कन्फ्यूशियस थे तो कन्फ्यूशियस का जो नीति शास्त्र है इस सदाचार, सामाजिक सद्भाव और सुशासन पर केंद्रित था। इसे अक्सर क्या कन्फ्यूशियसवाद भी कहा जाता है। चित्र में आप कन्फ्यूशियस की तस्वीर देख सकते हो, ये बहुत पुराने थे। बात करें अब कन्फ्यूशियस का जो मुख्य तत्व है नीति शास्त्र के, मतलब उन्होंने क्या क्या बताया था। तो उनके कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। पहला शब्द दिया था उन्होंने रैन। रैन मतलब REN, रैन। तो ये हमारा चाइनीज शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, मानवता या परोपकार। यह कन्फ्यूशियस के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रैन, रैन का मतलब मानवता। तो मानवता या परोपकार क्या कन्फ्यूशियस के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ होता है हमारे मानवता, परोपकार मतलब या फिर दूसरों के प्रति स्नेह रखना। रैन में क्या होता है, दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना शामिल होता है जैसा आप उनसे अपने प्रति चाहते हो। ये हमारा एक गोल्डन नियम होता है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ये नियम कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार चाहते हो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। ये हमारे रैन का एक स्वर्ण नियम है, पूरी दुनिया में गोल्डन रूल कहते हैं इसे। यह हमारी सहानुभूति, करुणा और दूसरों के भलाई के लिए चिंता करने पे बल देता है। रैन क्या करता है, यह सहानुभूति, करुणा और दूसरों के भलाई के लिए चिंता करने पर बल देता है। कन्फ्यूशियस का मानना था कि एक रैन व्यक्ति मतलब एक दयालु व्यक्ति या परोपकारी व्यक्ति दयालु, विनम्र और आत्मसंयमी होता है। मतलब व्यक्ति के अंदर यदि रैन वाला गुण है, मानवता का गुण है, तो वह क्या होगा, बहुत ज़्यादा दयालु होगा, विनम्र होगा और आत्मसंयमी होगा। तो काफ़ी अच्छा गुण है रैन। दूसरा आता है ली। अब आप सोचेंगे ली मतलब चीन का एक शब्द है ली, जिसका अर्थ होता है उचित आचरण या संस्कार। वो कहते हैं इस बंदे में तो संस्कार ही नहीं है, लेकिन चीन वाले क्या कहते हैं, इसके अंदर तो ली ही नहीं है। तो ली का अर्थ होता है औचित्य, शिष्टाचरण, रीति रिवाज और संस्कार। ये हम चीनी भाषा के शब्द का अर्थ मान सकते हैं, औचित्य, शिष्टाचार, रीति रिवाज, संस्कार। तो ये हमारे सामाजिक व्यवहार का सही मानदंडों और परंपराओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है। सामाजिक व्यवहार के भाई हम समाज के अंदर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो इस सामाजिक व्यवहार के सही मानदंड क्या होने चाहिए और परंपराओं के प्रति जो सम्मान होता है उसको दिखाता है कि किसी भी समाज की कैसी भी परंपरा हो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ली क्या व्यक्तिगत अनुशासन, सम्मान और सद्भाव बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ली क्या है, जो हमारे संस्कार कह सकते हैं। तो ये हमारे संस्कार क्या होते हैं, व्यक्तिगत अनुशासन बनाने में, सम्मान और सद्भाव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह केवल औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये ईमानदारी और समझ के साथ किए गए जाने वाले कार्य हैं। ये क्या होते हैं, औपचारिक अनुष्ठान का मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब दिखावे की बात नहीं है, बल्कि ये क्या है, ईमानदारी और समझ के साथ किए जाने वाले कार्य है, जो क्या करते हैं, समाज में व्यवस्था और संतुलन बना के रखते हैं। तो हमारे कन्फ्यूशियस का दूसरा सिद्धांत था ली, जिसका अर्थ होता है आचरण या फिर संस्कार। ली में क्या होता है, इसमें बड़ों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना और अपनी भूमिकाओं को सही ढंग से निभाना भी शामिल होता है। ली में क्या होता है कि बड़ों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना और अपनी भूमिकाओं को सही ढंग से निभाना भी शामिल होता है। अगला सिद्धांत आता है ये का अर्थ होता है धार्मिकता या सही काम। ये का अर्थ क्या होता है, धार्मिकता या फिर सही काम आता है। ये का अर्थ होता है धार्मिकता या सही काम, यह सही और गलत के बीच में अंतर करने। तो ये क्या कहता है हमारे ये कि यह सही और गलत के बीच में अंतर करने और नैतिक रूप से सही कार्य करने की क्षमता पर जोर देता है। भाई काम कैसे होने चाहिए, नैतिक रूप से सही कार्य होना चाहिए, भले ही उसमें व्यक्तिगत लाभ ना हो। मतलब कई कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने के बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन कार्यों को ना करें। लेकिन ये कहता है सही काम को करने में किसी का घाटा नहीं होता। हो सकता फ़ायदा ना हो, लेकिन घाटा कभी नहीं होता। ये में न्याय, ईमानदारी और निष्पक्षता शामिल होती है। यह हमारा आंतरिक विवेक और नैतिक दायित्व के अनुसार कार्य करने से संबंधित होता है। ये क्या होता है, हमारा आंतरिक विवेक। क्यों? क्योंकि हम अंदर से हमेशा जानते हैं कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो हमें क्या अंतर विवेक या आंतरिक विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए।
और अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना चाहिए। किस में आता है? ये में। ये का मतलब होता है धार्मिकता या सही। फिर आता है जियो। जियो का अर्थ होता है संतानोचित धर्मपरायणता या पितृभक्ति। तो पितृभक्ति मतलब अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके प्रति अपना सम्मान के बारे में बताया इसमें। जियो क्या कहता है? परिवार में के बुजुर्गों पूर्वजों के प्रति सम्मान के बारे में कहा गया है कि जियो क्या है? परिवार के बुजुर्गों और पूर्वजों के प्रति सम्मान, आज्ञाकारिता और देखभाल को दर्शाता है। क्या हमें अपने बुजुर्गों और पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कन्फ्यूशियस ये मानते थे कि परिवार समाज की मूल इकाई होती है। समाज को बनाने का कार्य कौन करता है? परिवार। और परिवार के भीतर सद्भाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो परिवार के भीतर सद्भाव एक सुव्यवस्थित समाज की नींव होती है। भाई यदि बहुत बढ़िया समाज बनाना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? परिवार में सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे की सुनना चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए, जो हमारे पूर्वज और बुजुर्ग होते हैं उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। पुत्र पितृभक्ति में माता पिता का सम्मान करना, उनकी देखभाल करना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना शामिल होता है। किसमें? जियो या जियाओ कह सकते हैं। जियो या जियाओ ये हमारा तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है किसका? कन्फ्यूशियस का। पांचवा सिद्धांत आता चुनताई। क्या था? चुनताई या जुंजी कह सकते हैं, चुनताई कहेंगे वैसे तो, जिसका अर्थ क्या होता है? सज्जन व्यक्ति या आदर्श व्यक्ति। तो कन्फ्यूशियस ने एक सज्जन व्यक्ति या जुंजी जिसे कहते थे उसके आदर्श की एक कल्पना की थी। भाई एक व्यक्ति होगा जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? जुंजी, जो एक सज्जन व्यक्ति है। तो इस तरह के आदर्श व्यक्ति की कल्पना की। यह वह व्यक्ति है जो हमारे रेन, ले, यी और सारे गुण क्या होते हैं अपने जीवन में अपनाता है। मतलब ऊपर की चारों गुणों को जो अपनाता है उसका नाम उन्होंने क्या रखा? हिंदी में तो कहेंगे सज्जन व्यक्ति और चाइनीज में कहें तो जुंजी। एक काल्पनिक व्यक्ति की कल्पना की थी किसने? हमारे कन्फ्यूशियस ने। तो चुनताई ज्ञान, सदाचार और नैतिक चरित्र का प्रतीक माना जाएगा। हमारी चुनताई क्या है? सदाचार, नैतिक चरित्र और ज्ञान, इसका प्रतीक माना जाएगा। वह स्व सुधार मतलब अपने आप में सुधार, आत्म अनुशासन, खुद ही अनुशासन में रहेगा और दूसरों के लिए एक आदर्श बनने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जुंजी की बात करें तो चुनताई या जुंजी ज्ञान, सदाचार और नैतिक चरित्र का प्रतीक रहेगा। वह स्व सुधार, आत्म अनुशासन और दूसरों के लिए आदर्श बनने पर ध्यान केंद्रित करता है। पांचवा आता है, पांच तो हमने देख लिए। छठा आता ते। छठा क्या था? ते। ते का अर्थ क्या होता है? कि हमारे पुण्य की शक्ति या नैतिक प्रभाव। छठा क्या था? ते मतलब पुण्य की शक्ति या नैतिक प्रभाव। ते का अर्थ है पुण्य की शक्ति या नैतिक प्रभाव। कन्फ्यूशियस का मानना था कि एक शासक या व्यक्ति अपने नैतिक गुणों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। ये क्या कन्फ्यूशियस ही मानते थे कि एक शासक या व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने नैतिक गुणों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर सकता है और समाज में क्या सद्भाव लेके आ सकता है। ये कौन मानते थे? हमारे कन्फ्यूशियस। तो नैतिक नेतृत्व और उदाहरण के माध्यम से शासन करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कन्फ्यूशियस ने कि जो राजा हो वह क्या नैतिक नेतृत्व और उदाहरण के माध्यम से शासन करने पर उन्होंने जोर दिया, न कि बल और कानून के माध्यम से। एक राजा क्या बल और कानून के माध्यम से किसी भी क्षेत्र पर शासन ना करे, वह क्या जो नैतिक नेतृत्व और उदाहरण के माध्यम से शासन करे। ये कौन मानते थे? हमारे कन्फ्यूशियस। अब हमने 6 तो उनके जो मूल गुण थे वो देख लिया। अब बात करते हैं जो कन्फ्यूशियस के जो नीति शास्त्र था उनकी क्या क्या विशेषताएं। पहली बात आती है मानवतावादी विशेषता। तो मनुष्य के स्वाभाविक गुणों और उनकी अच्छाइयों में विश्वास रखता है। कि जो हमारे कन्फ्यूशियस का जो नीति शास्त्र है ये क्या करता है? मनुष्य के स्वाभाविक गुणों और उनकी अच्छाई में विश्वास रखता है। दूसरा उनका नीति शास्त्र व्यवहारिक है। तो ये वास्तविक जीवन के संबंधों और सामाजिक अंतःक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा आता हमारा पदानुक्रमित। तो ये परिवार और समाज की भूमिकाओं और पदानुक्रमों के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही साथ उन भूमिकाओं में नैतिक दायित्व पर भी बहुत ज़्यादा जोर देता है। फिर ये हमारा छठा सिद्धांत देखा था हमने, तो उसमें स्व सुधार पर जोर। तो ये व्यक्तिगत नैतिक विकास और आत्मानुशासन को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। सामाजिक सद्भाव की बात करें तो इसका अंतिम लक्ष्य एक सामंजस्यपूर्ण और सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करना है। ये तो हमारे कन्फ्यूशियस के नीति शास्त्र की विशेषताएं थी। कौन कौन सी? मानवतावादी, व्यवहारिक, पदानुक्रमित, स्व सुधार पर जोर और सामाजिक सद्भाव। अब कन्फ्यूशियस को यदि 2 लाइन में आपसे पूछा जाए कन्फ्यूशियस के बारे में तो आप क्या बताएंगे? कि कन्फ्यूशियस का नीति शास्त्र एक ऐसा दर्शन है जो हमारे व्यक्तिगत और सरकारी नैतिकता, सामाजिक संबंधों की शुद्धता, न्याय, दयालुता, ईमानदारी पर जोर देता है। और ये चीन के सामाजिक ताने बाने और जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन गया है। क्या? कन्फ्यूशियसवाद। तो इस तरह एक दार्शनिक हमने कन्फ्यूशियस के बारे में देखा।
दूसरे दार्शनिक आते हैं हमारे, कौन? लाओ त्से, जिनको लाओ जू भी कह सकते हैं, लाओ जे भी कह सकते हैं। चित्र में आप लाओ त्से भी कह सकते हैं, देख सकते हैं। तो लाओ जू जो ताओवाद के संस्थापक माने जाते हैं। तो लाओ जू की बात करें, इन्होंने क्या दिया था? अपना सिद्धांत दिया था जिसे क्या कहते हैं? ताओवाद। ताओवाद क्या है? एक जल से मिलता जुलता सिद्धांत है। तो लाओ जू जो ताओवाद के संस्थापक माने जाते हैं, इनका नीतिशास्त्र कन्फ्यूशियस के नीतिशास्त्र से बिल्कुल अलग है। जो हमने अभी देखा था कन्फ्यूशियस का नीतिशास्त्र, तो ये लाओ जू का नीतिशास्त्र इससे अलग है। जबकि कन्फ्यूशियस सामाजिक व्यवस्था, अनुष्ठानों और सक्रिय मानव के प्रयास पर जोर देता है। कन्फ्यूशियस क्या करता है? सामाजिक व्यवस्था, अनुष्ठानों और सक्रिय मानव के प्रयास पर जोर देता है। लाओ जू का ताओवाद ताओ के साथ सामंजस्य स्थापित करने और वो वेई मतलब बिना प्रयास के कार्य के सिद्धांत पर केंद्रित है। मतलब कैसे काम होने चाहिए? बिना प्रयास के। हम आगे देखेंगे जो वो वेई है तो वो आप समझ जाएंगे। बात करें हमारे जो लाओ त्से की, तो इन्होंने ताओवाद का सिद्धांत दिया था और ताओवाद का मूल ग्रंथ कौन सा था? ताओ ते चिंग या दाओ दे जिंग भी कह सकते हैं, या ताओ ते चिंग, ये हमारे लाओ त्से की पुस्तक है। तो इसमें उन्होंने क्या दिया था? ताओवाद का सिद्धांत दिया था। अब देखते हैं इन्होंने ताओ की बात की, तो ताओ वास्तव में क्या है? ताओ एक तरह का रास्ता है, एक तरह का मार्ग है। ताओ की बात करें तो ताओ वास्तव में क्या होता है? एक रास्ता है किसी या फिर मार्ग है। ताओवाद की केंद्रीय अवधारणा होती है, यह ब्रह्मांड की परम अकथनीय और मौलिक शक्ति होती है। ताओ क्या होता है? हमारे ब्रह्मांड की परम अकथनीय और मौलिक शक्ति है, और यह क्या है? हमारे सभी अस्तित्व का स्रोत और प्राकृतिक व्यवस्था का मार्गदर्शक होता है। जैसे हमारे हिंदू दर्शन के अंदर हमारे ऋत की अवधारणा आती है, जैसे जो नियम होते हैं, जो परंपराएं होती है, हमारे ऋत की परंपरा होती है, उसी तरह हमारे जो चीनी दर्शन के अंदर क्या है? ताओ को केंद्रीय अवधारणा माना जाता है। तो ये हमारे ब्रह्मांड की परम अकथनीय और मौलिक शक्ति है। यह सभी अस्तित्व का स्रोत और प्राकृतिक व्यवस्था का मार्गदर्शक सिद्धांत है। ताओ को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वैसे कोई कहना चाहे कि ताओ क्या होता है, तो ताओ को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। जो ताओवादी होते हैं, तो ताओवादी नीतिशास्त्र का लक्ष्य इस ताओ के साथ सामंजस्य बैठाना है, न कि उसके खिलाफ जाना। तो ताओवादी जो नीतिशास्त्र है वो क्या चाहते हैं कि सभी लोग क्या है? ताओ के साथ सामंजस्य बैठाएं, न कि ताओ के खिलाफ जाएं। अब हम देखते हैं जो हमारे लाओ त्से हैं उनके सिद्धांत। लाओ जू या लाओ त्से की बात करें तो उन्होंने ताओवादी नीतिशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत दिए? पहला सिद्धांत आता है कि सभी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए स्वयं के भीतर देखना चाहिए। कि भाई व्यक्ति क्या है, कई बार क्या इतना भ्रमित हो जाता है कि वह सब कुछ चाहिए, तो उसको सब कुछ बाहर से चाहिए। उसे टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो उसे सब कुछ बाहर से चाहिए। कभी भी वह संतोष या सुख प्राप्त करने के लिए अपने अंदर झांकना नहीं चाहता। और जिस दिन वह अपने अंदर झांक लेगा तो उसे बाहर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए स्वयं के भीतर देखना चाहिए। तो यह ताओवाद का एक केंद्रीय विचार है। तो लाओ जू के अनुसार बाहरी दुनिया में सुख, सफलता और ज्ञान की तलाश करने की बजाय व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वयं में झांकना चाहिए, मतलब अपने खुद में झांकना चाहिए। क्यों? तभी उसे सुख, सफलता और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ताओ मतलब जो ब्रह्मांडीय मार्ग है, तो ताओ हमारे भीतर ही मौजूद है, जबकि आप कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर। सुख के लिए आप क्या चीज़ों की तलाश कर रहे हो? भौतिकतावादी चीज़ों की तलाश कर रहे हो, जबकि सुख उनसे नहीं मिलेगा। जब हम अपनी आंतरिक चेतना, सहज ज्ञान और प्राकृतिक प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान और शांति मिलती है। जब हम क्या करते हैं? अपने अंदर की चेतना, सहज ज्ञान और प्राकृतिक प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? हमें सच्चा ज्ञान और शांति मिलती है। बाहरी चीज़ों का पीछा करना केवल भ्रम और अशांति पैदा करता है। जब व्यक्ति क्या बाहरी चीज़ों का पीछा करता है तो व्यक्ति को क्या होता है? भ्रम और अशांति मिलती है। दूसरा सिद्धांत आता है, यदि स्वयं को जानना चाहते हो तो अपनी बाहरी पहचान को मिटा दो। भाई यदि आप खुद को जानना चाहते हो तो क्या करो? अपनी बाहरी पहचान को मिटा दो। इसे वो उनका एक सिद्धांत था, पू का सिद्धांत, तो सुनने में भी अच्छा लगता है। तो पू का सिद्धांत था, जिसका मतलब होता है हमारे जो अप्रसंस्कृत लकड़ी होती है, जो हमारी जो पेड़ होता है, तो पेड़ की जो सीधी काटी हुई लकड़ी होती है उसे पू कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। अब ये तो क्या है? ये चाइनीज शब्द पू, तो इसका मतलब होता है जटिलता, कृत्रिमता और अति ज्ञान से दूर रहना चाहिए। मतलब हर बात में बड़ी बड़ी बातें, बनावटी बातें, ज़्यादा ज्ञान की बातें ये नहीं होनी चाहिए।
ये हमारे कौन कहते हैं, लाओ त्से कहते हैं कि जो भी बात करो हर बात में ज़्यादा ज्ञान पेलना नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये कौन कहते हैं, हमारे लाओ त्से। तो अति ज्ञान से भी दूर रहना चाहिए, बनावटीपन मतलब कृत्रिमता से भी दूर रहना चाहिए और जटिलता से भी दूर रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी बाहरी पहचान जैसे हमारी सामाजिक भूमिकाएं, पद, धन, नाम, दूसरों की अपेक्षाएं, ये अक्सर हमारे स्वयं को ढक देती है। हम कैसे इंसान हैं कि जैसे मुझे क्या चाहिए कि मुझे कि पूरी सब्जी खानी है, या फिर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत सादगी के साथ रहना चाहता है लेकिन वो सादगी के साथ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बाहरी दिखावटें, मतलब एक जैसे IAS अफसर है या कोई बड़ा मंत्री है, वो सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहता है लेकिन वो नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि उसका पद, धन, नाम, दूसरे जो उनसे अपेक्षा करते हैं ये उसको सादगीपूर्ण जीवन जीने नहीं देते हैं। तो उन्हीं के लिए कहा है कि यदि स्वयं को जानना चाहते हो तो अपनी बाहरी जो पहचान है ये इसको हटा दो। लाओ त्से सिखाते हैं कि इन कृत्रिम परतों को हटाने से हमें अपने वास्तविक, सहज और सरल स्वरूप का अनुभव होता है। जिस दिन आप इन जो बाहरी परतें हैं इनको हटा देते हो तब आपको क्या होता है, आपके वास्तविक, सहज और सरल स्वरूप का अनुभव होता है। जब हम इन बाहरी पहचानों से मुक्त होते हैं तो हम ताओ के बहुत ज़्यादा निकट आ जाते हैं। जब हम इन बाहरी पहचानों से मुक्त होते हैं तब क्या होता है, हम ताओ के बहुत ज़्यादा निकट आ जाते हैं। अगला सिद्धांत आता है इनका, रहस्यों का आनंद लो। ताओ क्या, स्वयं एक रहस्य होता है। तो लाओ त्से क्या कहते हैं, ताओ खुद ही एक रहस्य। तो रहस्यों का आनंद लो में क्या कहते हैं, ताओ स्वयं एक रहस्य जिसे पूरी तरह से समझा और परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह अनकहा और अप्रकट है। इस बिंदु का अर्थ है, मतलब रहस्यों का आनंद लो कि जैसे कई बार क्या होता है, व्यक्ति भविष्य की इतनी चिंता कर लेता है कि वर्तमान को जीना बंद कर देता है। क्या? भविष्य की इतनी चिंता कर लेता है कि वर्तमान में जीना ही बंद कर देता है। वो सोचता है भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी चिंता वो आज से करने लगता है। तो लाओ त्से कहते हैं कि भविष्य में होगा जो होगा, ये एक तरह का रहस्य ही रहने दो। और रहस्य की बात करें तो कई बार क्या होता है कि जैसे मूवी क्या होती है, जब मूवी की स्टोरी आपको पता चल जाती है पहले से तो मूवी देखने में कभी भी आनंद नहीं आता। और मूवी का आनंद तभी आता है जब आपको स्टोरी पता ना हो। क्यों? क्योंकि आनंद किस में है, रहस्य में। तो जीवन में भी क्या होना चाहिए, रहस्य होना चाहिए। तो इस बिंदु का अर्थ है कि हमें जीवन की अनिश्चितता, अज्ञानता और जो ताओ का गूढ़ स्वभाव है इसको स्वीकार करना चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए। भविष्य में जो सस्पेंस रखा हो कि मतलब हो सकता है कि भविष्य में गरीबी आ जाए, भविष्य में संघर्ष आ जाए, तो इसके लिए तैयार रहो। ये नहीं कि भविष्य में क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, इसके लिए वर्तमान खराब मत करो। हमें हर चीज़ को नियंत्रित करने और समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी हर चीज़ कंट्रोल में नहीं होती। यदि हम पूरा जीवन चीज़ों को कंट्रोल करने में ही बिता देंगे तो जिएंगे कब? तो वही बात होती है कि हमें हर चीज़ को नियंत्रित करने और समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ब्रह्मांड के जो प्राकृतिक प्रवाह और उनके रहस्यों के साथ सहज हो जाना चाहिए कि यदि नुकसान हो जाए तो नुकसान के साथ जी लो और फायदा हो जाए तो फायदे के साथ जी लो, लेकिन रहस्यों का आनंद लो। यह हमें जीवन के प्रति अधिक ग्रहणशील और लचीला बनाता है। अगला सिद्धांत आता है, किसी को भी नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। क्या? किसी को भी नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारे लाओ त्से के वू वेई, मतलब बिना प्रयास के कार्य, जिसका अर्थ होता है ये सिद्धांत है। कौन सा? वू वेई का सिद्धांत जो हमारे लाओ त्से ने दिया था कि किसी को भी नियंत्रित, कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। लाओ त्से का मानना था कि दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करना या स्वयं को भी अनावश्यक रूप से नियंत्रित करना प्रकृति के विपरीत है। मतलब खुद को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए या फिर दूसरों को भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत हमारे लाओ त्से का वू वेई का। जब हम किसी को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम ताओ के प्राकृतिक प्रभाव में बाधा डालते हैं, जिससे क्या होता है, संघर्ष और असंतोष पैदा होता है। यदि हम खुद को रोकेंगे तो भी संघर्ष पैदा होगा, असंतोष पैदा होगा, और यदि हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो भी संघर्ष और असंतोष पैदा होगा। वो वही की अवधारणा बताती है कि जब हम कम प्रयास करते हैं और चीज़ों को स्वाभाविक रूप से होने देते हैं तो चीज़ें थोड़ी बढ़िया तरीके से होती है, और जब हम ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। सच्चा नेतृत्व और प्रभाव नियंत्रण से नहीं बल्कि उदाहरण और सहजता से आता है। क्या? सच्चा नेतृत्व और प्रभाव क्या होता है? नियंत्रण से नहीं बल्कि क्या होता है? उदाहरण और सहजता से आता है। यह अराजकता का सुझाव नहीं देता बल्कि अनावश्यक हस्तक्षेपों से बचने और चीज़ों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देने का आग्रह करता है।
अगला सिद्धांत आता हमारा लाओ त्से का, स्वयं को स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या स्वयं को स्वीकार किया जाना चाहिए? तो ये आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का ताओवादी रूप है। जब हम अपनी बाहरी पहचानों को हटाते हैं और अपने सच्चे और अप्रसंस्कृत स्वरूप में लौटते हैं तो हमें उस स्वरूप को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमियों और खामियों को बदलने, उनसे लड़ने के बजाय उन्हें अपनी समग्रता का हिस्सा बना लेना चाहिए। जो हमारी कमियां और खामियां हैं, आप उनसे बार बार हमेशा, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, और वह जीवन पर केवल इसी चीज़ को लेकर दुखी होता रहेगा कि मैं दिव्यांग क्यों हूँ, हमेशा उनसे लड़ता रहेगा, खुद के अंदर हीन भावना रखेगा, मतलब खुद में कमी लड़ने को कमी वाली बात करेगा कि मुझ में तो कमी है, तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। यदि वह ये मान लेगा कि जो भी यदि उसके अंदर कमी है, खामी है, तो वह उसके शरीर का एक हिस्सा है, तो उन्हें क्या है, अपनी समग्रता का हिस्सा मान लेना चाहिए। यह स्वीकृति, जब आप ऐसा स्वीकार कर लेते हो तो हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। कोई व्यक्ति अपने अंदर जो कमी होती है उसको स्वीकार कर लेता है तो इससे क्या होता है, आंतरिक शांति मिलती है और हमें ताओ के साथ अधिक सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम बनाती है। क्यों? क्योंकि ताओ हर चीज़ को स्वीकार करता है, जो जैसा है वैसा का वैसा। फिर सादगी और त्याग की बात करें तो ताओवाद क्या है, भौतिक इच्छाओं, धन और शक्ति का ताओवाद क्या है, भौतिक इच्छाओं, धन और शक्ति के त्याग पर जोर देता है। लाओ त्से को मानना था कि इच्छाएं और लालच ही दुख का कारण बनते हैं। क्या इच्छाएं और लालच क्या होता है, दुख का कारण बनते हैं। एक साधारण जीवन जीना और आवश्यकताओं को कम करना आंतरिक शांति और ताओ के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। क्या है, एक साधारण जीवन जीना और आवश्यकताओं को कम करना आंतरिक शांति और ताओ के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। फिर आता नम्रता और लचीलापन। क्या आता है, नम्रता और लचीलापन की बात करें तो ताओवाद क्या है, दृढ़ता और कठोरता की बजाय नम्रता और लचीलेपन का पक्षधर है। लाओ त्से ने अपने पानी का उदाहरण दिया जो कठोर चट्टानों को भी काट देता है। क्या लाओ त्से ने क्या किया, पानी का उदाहरण दिया था कि यदि आप नम्र रहोगे, लचीले रहोगे, तो जैसे पानी होता है, नम्र होता है, लचीला होता है, लेकिन वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी काट के रास्ता बना देता है। तो हमारे पानी क्या करता है, कठोर चट्टानों को भी काट देता है। क्यों? क्योंकि वह लचीला है और हर जगह बह सकता है। इसी तरह व्यक्तियों को भी परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए और अपने विचारों और कार्यों में कठोरता नहीं रखनी चाहिए। अगला सिद्धांत आता है उनका लाओ त्से का, ज्ञान और अज्ञान का द्वंद्व। ताओवाद अक्सर क्या पारंपरिक ज्ञान और भाषा पर संदेह करता है। ताओवाद क्या करता है, अक्सर पारंपरिक ज्ञान और भाषा पर संदेह करता है। लाओ त्से का प्रसिद्ध कथन था, जो जानता है वह बोलता नहीं और जो बोलता है वह जानता नहीं। यह दर्शाता है कि ताओ का अनुभव शब्दों से परे होता है, कि यदि आप शब्दों से उसको वर्णन करने लगोगे तो इसका मतलब आप गलत वर्णन कर रहे हो ताओ का। और सच्चा ज्ञान सहज बोध से आता है, न कि कोई बौद्धिक विश्लेषण से। तो इस तरह हमने जो कन्फ्यूशियस का ताओवाद देखा। अब थोड़ी देर पहले हमने कन्फ्यूशियस और लाओ त्से का ताओवाद देखा, कन्फ्यूशियस को देखा, अब लाओ त्से को देखा, तो दोनों में कोई खास अंतर है तो उसकी बात करें। तो कन्फ्यूशियस और लाओ त्से के जो नीति शास्त्र है उसमें अंतर देखते हैं। पहले तो केंद्र बिंदु की बात करें, कन्फ्यूशियस का ध्यान मानवीय संबंधों, सामाजिक व्यवस्था, अनुष्ठानों पे था, जबकि लाओ त्से का ध्यान प्राकृतिक व्यवस्था, ब्रह्मांडीय सद्भाव और व्यक्ति के आंतरिक अनुभव पे। शासन की बात करें तो कन्फ्यूशियस एक गुणवान शासक और कानूनों के माध्यम से सुशासन की वकालत करते थे। वैसे लाओ त्से क्या है, ऐसे शासक की कल्पना करते थे जो वो वही का अभ्यास करता है और लोगों को स्वाभाविक रूप से जीने देता है और कम से कम हस्तक्षेप करता है। मानवीय प्रयास की बात करें तो कन्फ्यूशियस सक्रिय प्रयास, अध्ययन और नैतिक सुधार पर जोर देते हैं, जबकि लाओ त्से सहजता, गैर कार्य और प्रकृति के साथ बहने पर जोर देते हैं। तो सारांश में देखें तो लाओ त्से का ताओवाद एक ऐसा नीतिशास्त्र प्रदान करता है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य, सादगी, नम्रता और वुवेई के माध्यम से आंतरिक शांति और ब्रह्मांडीय सद्भाव की खोज पर केंद्रित है। और ये क्या करता है, ये मानव निर्मित नियमों और महत्वाकांक्षों के बजाय प्राकृतिक प्रभाव और सहजता का सम्मान करता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने चीनी दो दार्शनिक जो हमारे कन्फ्यूशियस और लाओ त्से, इनके जो दार्शनिक विचार हैं इनके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।